ओके, सो यहाँ पे मैं जो पॉइंट मेंशन कर रही थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी में भी हम एआई का यूज कर रहे हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो स्पेसिफिकली जो बॉर्डर है विद द पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, सो वहाँ पे वी आर वर्किंग अपॉन दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज जो अगेन थ्रेट हम्म। एग्जिस्ट करता है विद दिस, सो दैट इज ऑल्सो अ न्यू अपडेट। और एक और होगा कि कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं कि कैसे सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन हुआ जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में क्वांटम कंप्यूटिंग में, और वहाँ से फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में थ्रू और एक जो तो आपने पॉइंट रेज किया था कि ऑडियो जो है उसको कैसे मॉड्यूलेशंस की जाती है, उसको मिसयूज किया जाता है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली जो टर्म यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डीप फेक्स। डीप हाँ फेक। हाँ, उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन कहाँ फायदेमंद भी है, वहाँ एक और है कि आप फॉर एग्जाम्पल प्रवेश नहीं आया नहीं, अभी उसने ज्वाइन नहीं किया। तो उसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हो और इंग्लिश बोलते हो, अगर आपको अपना मैसेज पहुंचाना है मेक्सिकन विलेज में, आप ऐसा टेक्नोलॉजी बना रहे हो कि आपका मैसेज हर जगह पहुंचे, तो ऐसा बन चुका है अभी टेक्नोलॉजी हाँ। जिसमें आपका जो वॉइस है ना उसको वही रखेगा, लेकिन आपका जो वर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू जो लोकल लैंग्वेज है, इन हाँ तो इन तमिलियन या फिर मलयाली बाकी सब में, हाँ, ये ऑन द स्पॉट लाइव होगा। हाँ, ये इमिडिएटली कन्वर्ट हो लेकिन जाती है। हाँ, लेकिन उसका एक चैलेंजेस है कि वो जो मैसेज बोल रहे हैं क्या वही चेंज हो रहा है कि कुछ और भी ऐड किया जा रहा है। हाँ, बिकॉज तो हाँ एक हमें कंसर्न नहीं वहां पर भी आज पता। भी है। हाँ, तो उसमें भी आएगा रेगुलेशन, देखते हैं। लेकिन वो अच्छा है टेक्नोलॉजी, आप ट्विटर में आप सर्च करना ना, मिल जाएगा आपको। हाँ, मैंने वो यूज करके देखा है, ट्रांसलेशन वाला जो। फिर Southern Peninsula India sees sixth driest October in 123 years. This showcases that India is facing erratic rainfall due to the climate change. और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है उनका जो इनकमिंग होता है वापस रिट्रीटिंग होता है, उन पर उनसे ही बारिश होता है सदर्न पेनिनसुला में, फॉर एग्जांपल इन तमिलनाडु। क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है उससे तो बारिश नहीं होता है, और जब रिट्रीट करता है मानसून तब बारिश होता है। तो हम्म। तभी वी हैव सीन दैट only 74.99 millimeter of rainfall had happened in October, which is 60% below the normal. तो तो ये एक और एग्जांपल दे पॉइंट सकते है हैं मैं कि जो कैसे। हाँ रेज करूंगी कि एल नीनो से जो हमारे कंसर्न्स एसोसिएटेड रहते हैं कि ऑफन पहले के टाइम में हम ये मानते थे, ये एज्यूम कर लेते थे कि अगर एल नीनो होगा तो डेफिशिएंट रेनफॉल होगी। बट दिस टाइम जो एल नीनो था, रेनफॉल वाज सफिशिएंट, डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड नहीं की गई। जो चेंज हमें देखने को मिला दैट वाज चेंज इन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल। तो कहीं पे अगेन फ्लैश फ्लड की सिचुएशन थी, एट द सेम टाइम कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन थी। तो जिस तरीके से पैटर्न ऑफ रेनफॉल इज चेंजिंग, दैट इज ऑफ कंसर्न। हम्म। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मराठा कोटा, और फिर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट अ नॉर्मल मानसून हाइट्स। तो आप डिस्कस करो मानसी, आई विल जस्ट रीड वेरी। एक बार ऊपर हेडलाइन पे आप स्क्रॉल करोगे इसको। हाँ, नॉर्मल मॉनसून जो अभी पॉइंट हम रेज हाँ कर मतलब कि हाँ, रहे हैं, द नॉर्मल मानसून सीजन दिस ईयर एंडेड विद 94% ऑफ ओवरऑल रेनफॉल, मतलब जो 100 होता है वो नॉर्मल होता है और 94 हुआ, जो थोड़ा सा कम है फ्रॉम द नॉर्मल। अब मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल मोस्ट ऑफ द सीजन। तो जो रेनफॉल का वेरिएबिलिटी है विद इन द स्टेट्स एंड विद बिटवीन द स्टेट्स, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, वो ज्यादा तो बढ़। अभी ज़्यादा रेयरली नॉर्मल होता है, बेसिकली ये लिख सकते हैं वर्ड, रेयरली नॉर्मल। हम्म। अब नॉर्मल ऐसा होता नहीं, रियली नॉर्मल देखा गया है कि 60% ऑफ डेली डिस्ट्रिक्ट दे हैव विटनेस रेनफॉल डेफिसिट, वो देखा गया है। एग्जाम्पल भी लिया गया है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु और सदर्न पेनिनसुला, वो भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। नॉट ड्राई नॉर्थ ईस्ट एंड ड्राइंग केरला।
Kerala and Northeast both have received less rainfall, 80% of the normal, which is less. And और क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग इरेटिक बिहेवियर विच वी हैव डिस्कस अभी जस्ट, कि इट इज यूजुअली ब्लेम्ड ऑन क्लाइमेट चेंज बट इज नॉट दैट सिंपल, ये बता रहा है। और भी फैक्टर है, जैसे दिस ईयर इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी हिट बाय प्रिवेलिंग एल नीनो, और प्रीवियस ईयर्स में एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो दिखा है इन द रेनफॉल डेफिसिट रीजन। तो एल नीनो हो गया, ला लीना हो गया, ट्रिपल लीना हो गया, ये सबसे इम्पैक्ट होता है जो रेनफॉल का है। और in fact it happened to be driest August ever, producing 64% just rainfall। लेकिन उसके बाद फिर बड़ा रेनफॉल। तो ओवरऑल बताना चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो मैटर है वो इम्पैक्ट कर रहा है रेनफॉल अपना। और भी मैटर्स है, फॉर एग्जाम्पल एल नीनो, ला लीना हो गया, तो लेकिन वो भी तो क्लाइमेट से ही रिलेटेड है। तो ट्रेंड जो लिख सकते हैं आंसर में, इसको सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, वो है कि स्लोली द रेनफॉल एराटिकनेस जो है उसका बिहेवियर बढ़ते जा रहा है, और इस साल 60% लेस रेनफॉल हुआ है इन द पेनिनसुलर रीजन एंड एज वेल एज इन द नॉर्थ ईस्ट। ये एक ओवरऑल कंक्लूजन हमने ले लिया था, ये पेगासस और एप्पल का। $210 tons। India is the world's second largest gold consuming nation। Important। Center hikes windfall tax। I think windfall tax is those tax which are levied on a very temporary period to increase the revenue, है ना मानसी? हाँ मतलब कि इसको शॉर्ट टर्म के रेवेन्यू, लिए किया जाता है। हाँ रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए नहीं, जो मेन इसका पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है कि शॉर्ट पीरियड में, मतलब मोस्टली तो ये इम्पोज किया जाता है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल रहता है। तो जब ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, बहुत ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है ऑफ दीज कंपनीज विच आर डीलिंग इन दीज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर जो एडिशनल प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं ना विद द चेंज इन द प्राइसेस बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इन द प्राइसेस, तो उस एडिशनल प्रॉफिट के ऊपर ये विंडफॉल टैक्स इंपोज किया जाता है। मतलब विंडफॉल टैक्स कैन बी लेवाइड ओनली ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो ऐसे किसी और जेंडर के लिए नहीं कर सकते, नहीं हो सकता वो है। सिर्फ क्रूड ऑयल। अगर बोले ओनली ऑन क्रूड ऑयल तो ये गलत है कि सही? हाँ ये गलत होगा। गलत होगा ना, और भी जगह कर सकते हैं। हाँ। Okay, once we have taken up this newspaper, we तो can proceed with Financial Express. प्रवेश, ऊपर में एक था ना टर्म, इट इज नेवर टू लेट टू ड्रीम बिग, इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन करोगे? इट इज नेवर टू लेट टू ड्रीम बिगर। हेलो, आई थिंक प्रवेश इज नॉट ऑडिबल। जैसे मैं बताऊंगा कि मैं कि आपका एज होता है वो डिसाइड नहीं करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपका माइंडसेट कैसा भी हो सकता है, आपका कोई भी एज में हो सकता है, आपको ड्रीम बिग करना चाहिए। और ड्रीम बिग मतलब क्या? तो मैं यहाँ बात करूंगा, ड्रीम बिग जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ करियर से रिलेटेड या फिर सोसाइटी में ऑरा, रिस्पेक्ट, फेम, ये बिगर नहीं होता है। बिग होता है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर स्पिरिचुअलिटी, बाकी सब, या फिर फैमिली वेलफेयर, केयरिंग, ये सब बिग हो सकता है। तो आई थिंक दो तीन इंटरप्रिटेशन इसके एक स्पेसिफिक पॉइंट शॉर्ट में में। रेज करूंगी और कि इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इट इज नेवर टू लेट टू ड्रीम बिग। अगर थोड़ा लेट हुआ है इंडिया को, लेकिन इंडिया का जो ड्रीम है लॉन्ग टर्म कि हम लोग ग्लोबल पावर बनना है, मतलब हम तो ग्रेजुअली वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ ग्रेजुअली। हाँ नी जर्क ऐसा कुछ नहीं है कि सडन इंक्रीज देखा गया है एंड देन अगेन वो फिर से स्लो डाउन हो जाता है। तो ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रेजेंस एंड सिग्निफिकेंस। एक स्पेसिफिक पॉइंट इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि आपने बोला कि ओल्ड एज की अगर हम बात करें आफ्टर रिटायरमेंट, जो कहीं ना कहीं माइंडसेट रहता है वो यही रहता है कि you need to spend your life with your family and financial planning जो रहता है वो एक एलिमेंट रहता है। बट मैं जो यहाँ पे पॉइंट रेज करना चाहती हूँ ये है कि जो आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट जो आपका एक्सपीरियंस रहता है
उसके थ्रू आप कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज चैरिटी, तो वो उसको भी हम एसोसिएट कर सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो ड्रीमिंग बिग। यस, कर सकते हो उसको। हेलो प्रवेश, आवाज नहीं आ रहा आपके। मीटिंग में तो प्रेजेंट है प्रवेश। सो डिसइन्वेस्टमेंट के अराउंड भी हमने ये टॉपिक एक दिन रेज किया था कि ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स है गवर्नमेंट उनमें ज्यादा प्रेफरेंस देती है ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। सो दैट इज इट इज शोइंग कि जो देयर इज अ शॉर्टफॉल इन दी गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, तो दैट माइट बी द रीजन बिहाइंड going for the disinvestment, the profit making units. So this is specific example of ITC ki center holds around 7.87% stake in this, and in disinvestment ki baat chal rahi thi, so that is right now of the agenda. So value of stake, it has more than doubled in less than 2 years. So specifically agar aap you're following the stock market, तो ITC में जो jump देखने को मिला in the share prices, that is really massive. So that is why even यहाँ पे लिखा कि डबलिंग देखी गई इन लेस देन 2 years, क्योंकि अगर हम बात कर रहे जो प्राइसेस रहते थे दैट वर समवेयर अराउंड 100 के नीचे रहते थे, बट इट इज मोर देन डबल्ड आई वुड से। एंड यहाँ पे सूती मेंशन है विच इज स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो दैट्स हाउ बेसिकली ये क्या है? it is held through this thing, मतलब this is ओह, entity specified undertaking of unit trust of India. So equity इस तरीके से होल्ड की गई है via this। मतलब कि गवर्नमेंट का एंटिटी है ये, और ये होल्ड करते हैं इक्विटी हाँ ये आईटीसी के अंदर। मतलब हम्म, मेरे हिसाब से एज फार एज आई कैन रिकॉल एक गवर्नमेंट एंटिटी ही है, वो देखना हम्म। पड़ेगा फॉर कंफर्मेशन, बट थ्रू दिस एंटिटी द गवर्नमेंट स्टेक इज हेल्ड इन आईटीसी। और आईटीसी क्या है, मतलब हिंदुस्तान यूनियन लेवल जो एफएमसीजी गुड्स में बेसिकली हाँ, ये तो इंडियन इन्वॉल्व है। टोबैको कंपनी है, नहीं तो आईटीसी। ठीक है मानसी, मैं कैन मूव फॉरवर्ड। सो हमारे आरबीआई गवर्नर का कहना ये है, एज फार एज Q2 जीडीपी नंबर्स इज कंसर्न, सो ही सेज कि इट मे राइज ऑन दी अपसाइड। तो जीडीपी नंबर्स ऊपर की साइड इंक्रीज होते हुए हम ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। सो ही हैज टू से वेरी क्लियरली, प्लीज प्ले लॉन्ग टर्म, प्ले लाइक राहुल द्रविड़। सो इवन इसको हम जो अभी बात भी कर रहे थे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की, वो भी एक ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिला है, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री रही है और जो पैटर्न भी रहा है ऑफ ग्रोथ। So similarly, he's also talking about the GDP numbers. So like हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट रिमेन्स स्टेबल, वो रोबस्ट भी रहे, वो रेजिलेंट भी रहे, जो अगेन एक्सटर्नल चैलेंजेस भी अगर आते हैं। सो हाउ वी आर अगेन वर्किंग अपॉन दैट, जब हम बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने की बात करते हैं, इंडिया उसको थोड़ा हायर लेवल पे मेंटेन करके रखता है। देन आरबीआई के पास जो पावर था ऑफ इम्पोजिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑन द बैंक्स, दैट्स देयर। में क्लोजली मॉनिटरिंग इवन क्रेडिट ग्रोथ का जो पैटर्न है, पर्सनल ग्रोथ अगर हो रही है पर्सनल लोन्स में, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग मॉनिटर्ड। एंड आरबीआई अगेन इट इश्यूज ऑर्डर्स ऑल्सो कि बैंक्स नीड टू कीप अ चेक ऑन दिस एज वेल। जो क्वालिटी ऑफ लोन्स दिए जा रहे हैं, बेसिकली कैसे आप असेस, किन फैक्टर्स को असेस करके आप बेसिकली बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कुछ एरियाज हैं। डेफिनेटली सरफेसी एक्ट है, आईवीसी एक्ट एग्जिस्ट करता है, एनपीए के नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग। सो मल्टीपल एरियाज में हम फोकस करते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, फोकसिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो दैट्स हाउ वी आर ग्रोइंग। एंड कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक सेमीकंडक्टर्स पे हम फोकस कर रहे हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली। सो दैट्स देयर। So fiscal deficit, it is we have already at 39% जो हमारा annual target है in the first half. So strong tax, non-tax receipts boost the center's finances. So
this is basically one trend which is visible कि tax revenue भी grow होता हुआ दिखाई दे रहा है, non-tax receipts में भी. So 15% rise in the net tax revenues, which is the largest of the receipts. So there's a huge increase, 50% jump in the non-tax revenues, which is thanks to the higher RBI dividend. So RBI annually एक amount decide करता है जिसको बोला जाता है dividend to the government. So जो डिविडेंड के साइज है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, तो उसकी वजह से मेजर इंक्रीज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में देखा गया है. एंड 4% डिक्लाइन देखा गया है इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम बेसिकली रैशनलाइज कर रहे हैं, and उसकी वजह से हमें डिप देखने को मिल रहा है. एंड 29% एक्सपेंशन देखा गया इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हिच वाज हाईएस्ट इन एनी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ. So these are some significant developments which is happening as far as our expenditure and revenues is concerned. Core sector की हम बात कर चुके हैं already. Windfall tax has been taken up. PLI, DLI schemes की important. This is also important कि जो incremental output या manufacturing produce किया जाता है उसको incentivize, financial incentive दिया जाता है under the production linked incentive scheme, so that domestic manufacturing firm boost कर सके. So that is the main idea. And under the spec scheme, all capital goods, चाहे वो active हों या passive components है, they are bundled up together. So specs scheme is basically the scheme for the promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors. So that is also to make India self-reliant in entire value chain of electronics ecosystem. So electronic ecosystem, अगर हम supply chain की भी बात करें तो right now China is the dominant country in that. So China की dominance को भी reduce करने के लिए we are majorly focusing upon this particularly. So herein, an important again case study कि Brazil offers India ethanol technology to settle the sugar dispute. So apart from reducing जो petroleum crude oil imports bill है and helping in decarbonization, ethanol it is being pushed by the government to improve even the farmers' income. So that would be helping in doubling the farmers' income also. So Brazil हमें ethanol technology के terms में help कर रहा है, which India can utilize जो हमारा excess sugarcane production है, so that हम उससे again sugarcane जो है वो waste ना जाए and उसके through हम ethanol produce कर सके, and we can ease the competition also in the international market also. So that's how basically ये जो WTO में dispute भी है regarding the sugarcane subsidies हम provide कर रहे हैं, that can also be resolved with this. So that मतलब कैसे resolve होगा, जो competition, international competition है वो थोड़ा और reduce हो जाएगा इसकी वजह से. So that would be favorable thing. 2019 में ब्राजील ने challenge किया था इंडिया का जो support measures है for the sugarcane producers and जो हम export subsidies दे रहे हैं. So this was the issue which was raised at WTO by Brazil. So GAIL India Limited एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, and definitely बहुत important role रहेगा as far as green energy transition is concerned, energizing sustainable possibilities, meeting our net zero target by 2070. So we have a target, हमारी जो stock market है Sensex के लिए in the next 5 years it might touch the all-time high और जो target है of 1 lakh. So a good company in India has the potential to grow around 12 to 13%. And here we are having basically the views of the founder of Mobius Capital Partners. So
स्पेसिफिकली अगेन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारा जो कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस है, इंडिया इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस टू अर्निंग्स एक रेशियो रहता है, एक फैक्टर, एक पैरामीटर रहता है जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, तो डिसीजन मेकिंग में आप हमेशा असेस करते हो कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में कैसा ट्रेंड रहा है। सो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये जो रेशियो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, सो दैट्स देयर। So Janet Yellen, she is urged to speed up investment restrictions. So she has urgently said that there's a need to urgently implement the outbound investment restrictions on the country, warning that Beijing was using American capital to develop technologies as her department debated the new rules. So कल हमने बात करी थी स्टेबिलिटी ऑफ यूएस एंड चाइना टाइज कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से बेसिकली प्रीवियसली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बारे में अभी सोचती कैसे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है, कैसे अगेन ट्रेड सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में थिंग्स हैव अनफोल्डेड। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। अगेन ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न ही रेज कर रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो रिस्ट्रिक्ट करोगे, क्योंकि ये एक क्लेम है, यू ऑब्वियसली कोई यू कांट यू डोंट हैव एग्जैक्ट प्रूफ फॉर दिस कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है, चाइना ऐसे कर रहा है। सो यूएस इन्वेस्टमेंट चाइनीज एंटिटीज में तीन मेजर सेक्टर्स में रहती है, सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी हैव द क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड सर्टेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। सो यूएसए बिलीव्स कि कहीं ना कहीं चाइना की ग्रोथ को हेल्प कर सकता है जो यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स रहती है इन सेक्टर में। सो इसके ऊपर बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना में जा रही है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। हाँ, इससे इम्पैक्ट होगा इंडिया का भी, मतलब ट्रेड वॉर हो सकता है और फिर क्रिटिकल जो मतलब चाइना में स्लोडाउन टेक्नोलॉजीज। ऑलरेडी आ रहा है। हाँ, तो चाइना में स्टिल हम्म वहाँ पे चाइना के पास डोमिनेंट पावर इन टर्म्स ऑफ मेजर सप्लायर है चाइना जिन चीजों का, क्योंकि अभी डोमेस्टिकली हम इतना सफिशिएंट नहीं है, नॉट इंडिया और बाकी कंट्रीज भी। हम्म तो वहाँ पे और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर यूएसए इन इन्वेस्टमेंट्स को और रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि स्पेसिफिकली तीन सेक्टर्स मेंशन्ड है और ये डेफिनेटली क्रिटिकल सेक्टर्स हम बोल सकते हैं इनको। हम्म प्रवेश क्यों नहीं बोल रहा? प्रवेश, आर यू हेयर विद अस? Yes, Mansi, now I am here. Actually, I had some work, so that's right. But not there. इसमें लिखा है कि प्रवेश, इसको आप क्रिटिकली कमेंट करें। द वर्ल्ड नीड्स द वेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर वाला मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी इट एक्सपेक्ट्स ऑफ अदर्स। Okay, so developed countries are primarily responsible for climate change. So climate change में हमें वेस्ट जो वेस्ट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए अपनी कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग द क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल टू द डेवलपिंग कंट्री, स्पेशली इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं। इसके बाद जो, बिकॉज वी हैव सीन दैट हाउ द डेवलप्ड वर्ल्ड is making the world's climate hypocrisy very much clear. So we should focus on the sustainable development goals and meet the standards of the Paris climate meet. उसके बाद हम तो basically the whole the topic is about talking about the climate hypocrisy, that how the dual standards have um, been there in the climate change talks. So किस तरीके से जो एनडीसी है उस पे फोकस करना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज और यूएस लेड जो कंट्रीज हैं, और जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है उसको किस तरीके से एडहेयर करना चाहिए, और ग्लोबल साउथ को किस तरीके से हेल्प करना चाहिए ताकि जो प्लेनेट है वो वार्म ना हो पाए और कार्बन स्पेस जो है वो क्रिएट ना हो बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो कौशिक, आप यहाँ पे क्लाइमेट हिपोक्रेसी को कैसे एक सेंटेंस में डिफाइन करोगे क्लियरली? कौशिक, ओके, एक सेंटेंस। हाँ, आई एम लिसनिंग टू द, आई एम
मतलब क्लाइमेट हिपोक्रेसी को सिंपली thinking आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, सिंपली इन 1-2 सेंटेंसेस? ग्रीन वॉशिंग हो सकता है लेड बाय द कंपनीज, क्लाइमेट हिपोक्रेसी, देन ओके, वेस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव हाँ से हाँ हाँ, एक और आई विल ऐड वन अनदर वन, द जो प्रोडक्शन, जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक सच एज इन इंडिया, चाइना एक्सेट्रा, सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज ये नहीं हो आने वाले समय में। तो ये भी क्लाइमेट हिपोक्रेसी है कि हाँ, जो हिस्टोरिकल सोचना रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगा थोड़ा सा और। बात करते हैं कि मतलब जो एडवांस कंट्रीज हैं डोमेस्टिकली भी वो कहीं ना कहीं अगेन फॉसिल फ्यूल सेक्टर, डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल्स को भी यूज कर रहे हैं, तो डोमेस्टिकली जो उनकी पॉलिसीज हैं वो उनको भी चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड एज फार एज उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस, तो वो वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और एक और हिपोक्रेसी ये भी रहती दे है आर कि ओनली आप टॉकिंग अबाउट द लेवल accept प्लेइंग फील्ड। नहीं, हाँ, हाँ लेवल प्लेइंग पर फील्ड भी नहीं है। और एक और जो पर्सपेक्टिव यही रहता है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक ये परसेप्शन भी है वहां पे एडवांस कंट्रीज में कि दे बिलीव कि क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली ट्रम्प एरा के टाइम पीरियड में ये चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, तो एक ये भी क्लाइमेट हिपोक्रेसी है। हम्म। सबसे मेरे को हंसी आ रहा था पढ़ के ये कि चाइनीज बिलियनर जैक मा, ही हैड सपोर्टेड 996, ऊपर वाला में, किधर? ही ऊपर वाला में जो बगल में था उसी बगल में था। अच्छा, China's 9 a.m. to 9 p.m. हाँ 6 इसके ऊपर में, days a week हाँ culture. हाँ, जैक मा सपोर्टेड 9 AM to 9 PM 6 days a week वर्क कल्चर। उसके बाद वो गायब हो गया। ही हाँ, वॉज टॉकिंग अबाउट द नेशनल प्राइड और कैसे बढ़ाना चाहिए देश को। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा नेशनलिज्म नहीं डालना चाहिए, आई थिंक, इन माय ओपिनियन। उसको हम लोग पर छोड़ दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं इस पर। रेनोवेशन पर होना चाहिए कि रेनोवेशन दिया जाना चाहिए, पैकेज दो, आप काम करेंगे लोग को। so looking good is not enough, तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? एक अभी एक इंटरेस्टिंग क्लोथ आया था जिसके ऊपर में, मतलब एक ही क्लोथ है उसके पास, हम्म। एडोबे 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 ने निकाला था, आप देखिए मानसी। नहीं, मैंने देखा नहीं। एक ऐसा क्लोथ है, मतलब ऐसे वन पीस क्लोथ था बेसिकली। हम्म। तो उसके ऊपर में ना छोटा छोटा डायोड लगा हुआ है, तब क्लोथ का ना कलर चेंज हो जाता है। आप ठीक। जो चाहे, अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए, आपको पैटर्न चाहिए, फ्लावर पैटर्न चाहिए, सब चेंज हो जाएगा क्लोथ के ऊपर में। तो ये दिखाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सब टेक्नोलॉजी कैसे आप रियूजेबल कर सकते हो, एक ही कपड़े को आप चेंज करके पहन सकते हो विद डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। तो एक अच्छा एक, और दूसरा है कि आप दूसरा सोर्स ऑफ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग सोर्स मटेरियल है हम्म। बायोप्लास्टिक का। तो नया से नया बायोप्लास्टिक हेल्प कर सकता है डिजाइन करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कहाँ कहाँ से सोर्स ले सकते हैं बायोप्लास्टिक का। हाँ, जैसे ड्रग्स बनाने में हेल्प करता है ना, क्या मॉलिक्यूल होना चाहिए, वैसे ही कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इसमें हेल्प करेगा आई थिंक। ठीक है। यहाँ जैसे अपसाइकलिंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सेकंड गुड्स इंडस्ट्री नहीं देखा जाता, तो वो अगेन एक पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स भी हो सकता है जब अपसाइकलिंग टेक्सटाइल में हम बात करते हैं। तो वहां पे हमें और ग्रोथ की जरूरत है, डेफिनेटली वो हेल्प कर सकता है। एंड इवन जो हम बात करें मॉडल ऑफ जो ब्रांड्स इंडिया में प्रेजेंट है लाइक H&M जो है, वीकली दे कम अप विद देयर न्यू स्टॉक्स, सो वो भी कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को और थोड़ा प्रमोट ही करता है। दैट इज ओनली H&M बेसिकली ड्रिवन। अपर मिडिल क्लास ब्रांड इंडिया में, हम्म। और सस्टेनेबल नाइकी के जस्ट ऊपर हो। सस्टेनेबिलिटी में भी वी आर सीइंग H&M में दे हैव द सेपरेट सेक्शन, तो सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बट अगेन वो कितने स्केल पे हो रही है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, तो एआई जो आपने औशिक मेंशन किया दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। 3D मॉडलिंग, तो 3D प्रिंटिंग
क्या वो यहाँ पे हेल्प कर सकती है? इवन टेक्निकल टेक्सटाइल्स की हम यहाँ बात कर सकते हैं, एंड एआई के थ्रू हम एडवाइस और डिमांड फोरकास्ट भी कर सकते हैं, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो बाकी तो यही एस्पेक्ट्स हैं इसके अराउंड। So RBI is going to control the entities which would be a part of the cross-border payment transactions. So CBDC के around this year we had a question also. So basically जो foreign entities रहेंगी और जो involved रहेंगी in these cross-border transactions, so RBI would be, controlling and regulating them. मतलब ये function and power would be there with the RBI. So that is important even for the stability and transparency, and ensure कि again money laundering ना हो through this mechanism as well. Apart from this, RBI it is been decided to bring all the entities जो facilitate करेंगी cross-border transactions for import and export of goods and services under the direct regulation of the regulator. So this is important, direct regulation of the regulator. And they shall be treated as payment aggregator cross-border. So this would be the designation. Authorized dealer category 1 banks do not need separate approval from the RBI for undertaking any kind of cross-border payment transactions. So factual information बहुत important है इस article में. However, जो non-bank entities हैं, which provide these cross-border transaction services as on date, they will have to apply for the RBI's authorization. So herein authorization, they are pending with the RBI, and it shall advise the Department of Payment and Settlement Systems of the RBI within 60 days about the existing जो cross-border basically जो payment aggregators function कर रहे in the cross-border transactions activity, and whether or not they would want to continue it or not. So this is specific department of RBI that would be looking into all these things. So that's there. So I think now we are done with the newspaper and the important topics of the day. So thank you so much for joining with us, and do subscribe to Ansarkari and stay tuned for daily and important analysis of important topics.